न्यूक्लियर मास, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई के अंदर न्यूक्लियर मास अब स्टडी करेंगे। सो एटॉमिक किसी भी एलिमेंट का जनरल सिंबल है ये एक्स, जो कि एलिमेंट है ए एंड जेड। ए जो है यहाँ पर वो मास नंबर है, जेड जो है वो एटॉमिक नंबर है। सो ए है आपके पास मास नंबर। सो मास ऑफ एटम क्या होता है, मास ऑफ एटम इक्वल होता है मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। एंड मास ऑफ एटम का जो मास है वो 99.75% न्यूक्लियस के अंदर कंसेंट्रेटेड होता है। एंड मास ऑफ न्यूक्लियस आप कैसे कैलकुलेट करोगे, विच इज इक्वल्स टू ZMP प्लस A माइनस ZMN। MP एंड MN हियर इज मास ऑफ प्रोटॉन MP एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन MN। ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियस के अगर आप यूनिट्स के अंदर डिफाइन करोगे, सो मास ऑफ न्यूक्लियस का जो यूनिट है वो है AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। सो 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। सो जो 1 AMU है वो 1/12 होता है कार्बन एटम के मास के इक्वल। सो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हमने यहाँ पर सिर्फ कार्बन ही क्यों लिया, कोई अदर एलिमेंट भी तो ले सकते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, हम किसी को भी चूज कर सकते हैं। तो हमने कार्बन को ही क्यों लिया, क्योंकि जब हमने कार्बन का मास एक्सपेरिमेंटली और कैलकुलेट करके जब हमने देखा इसका कार्बन का मास, तो वो हमें इक्वल मिला। बट अदर एलिमेंट केस के अंदर जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कैलकुलेशन करते हैं तो उन दोनों का जो मास है वो इक्वल नहीं आता। सो यहाँ पर n एटम्स ऑफ कार्बन हैज मास इक्वल टू 12 ग्राम। यहाँ पर हमने जो 12 ग्राम मास लिया है वो n एटम्स का है, जो कि कार्बन के अंदर n एटम्स हैं, उनका जो मास है वो है 12 ग्राम। एंड 1 एटम ऑफ कार्बन का कितना मास होगा, 12/n हो जाएगा। ठीक है, सो 1 AMU हमारे पास इक्वल हो जाएगा किसके, 1/12 मल्टीप्लाई बाय 12/n, क्योंकि 1/12 एटम का हमने मास लेना है। सो विच इज इक्वल्स टू 1/एवोगाड्रो नंबर। सो एवोगाड्रो की जो वैल्यू है 1/6.023 इंटू 10⁻23, हम इनको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। और अब हम इसका जो ग्राम के अंदर मास लिया था इसको जब हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम्स। और यहाँ पर हमें मास ऑफ प्रोटॉन मिल जाता है, मास ऑफ प्रोटॉन हमारा होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। उतना ही अप्रोक्सीमेट जो मास है वो न्यूट्रॉन का होता है, विच इज इक्वल टू 1.6748 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अब यहाँ से हम इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एनर्जी का फॉर्मूला है E इक्वल टू mc स्क्वायर। सो यहाँ पर हम मास ले लेंगे विच इज 1.66 इंटू 10⁻27, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये मास हमारे पास, इंटू स्पीड ऑफ लाइट दैट इज c स्क्वायर 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.494 इंटू 10⁻10 जूल। एंड यहाँ से हम इसके अंदर डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻19 को, ताकि हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकें। सो 93148 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। क्योंकि हमने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना था इसलिए हमने इसको 1.6 इंटू 10⁻19 से इसको डिवाइड किया। नेक्स्ट इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 93148 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻6, ये आपके पास 10⁻9 बन जाता है, जो कि है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पर 931.48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये सारी खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है न्यूक्लियर चार्ज की। सो चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितना होता है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस इक्वल होता है चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। क्योंकि ये हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन की थ्योरी थी लास्ट लेक्चर, वो हम पढ़ कर आए हैं। सो उसके अकॉर्डिंग टू जो आपका चार्ज ऑन न्यूक्लियस होता है वो इक्वल होता है चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस चार्ज ऑन न्यूट्रॉन्स के। सो यहाँ पर चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना है Ze प्लस A माइनस Z, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन कितना है 0, क्योंकि वो न्यूट्रल है। सो यहाँ से आपके पास चार्ज ऑन न्यूक्लियस आ जाएगा दैट इज प्लस Ze। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है न्यूक्लियर साइज की। सो न्यूक्लियर साइज, क्योंकि यहाँ पर जो है न्यूक्लियर साइज जो है वो आपका डिपेंड करता है
नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर साइज की। सो जो हमारा न्यूक्लियर साइज है वो डिपेंड करता है मास नंबर पे, ठीक है। सो इसलिए न्यूक्लियन की जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली होता है ए के, ठीक है, मास नंबर के। नाउ सफेरिक न्यूक्लियर का जो साइज होता है वो सफेरिकल होता है। सो इस कारण से जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगी हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब डायरेक्टली टू ए विच इज मास नंबर। सो यहाँ से अगर हम R3 को कंपेयर करें, सो R3 डायरेक्टली टू A, सो R की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, R डायरेक्टली टू A का 1/3। एंड यहाँ पर जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लग जाएगा विच इज R0, जो कि है हमारा एम्पेरिकल कांस्टेंट। सो R इक्वल्स टू R0 A का 1/3। एंड R0 की जो वैल्यू है वो 1.2 टू 1.6 फर्मी के बीच में लाई करती है। एंड 1 फर्मी का जो वैल्यू है इन मीटर्स वो है हमारे पास 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी न्यूक्लियर डेंसिटी। सो डेंसिटी हमें पता है विच इज इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम के। यहाँ पर हम न्यूक्लियस के जब डेंसिटी की बात करते हैं सो यहाँ पर हम मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस लेकर चलेंगे। सो न्यूक्लियर डेंसिटी इक्वल हो जाएगी मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। सो यहाँ पर मास ऑफ न्यूक्लियन इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियंस आपका होता है मास ऑफ न्यूक्लियस। एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हमने देखा है कि जब स्फेरिकल होता है आपके पास न्यूक्लियस, क्योंकि हम स्फेरिकल लेके चलते हैं उसका साइज, सो यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर मास ऑफ न्यूक्लियन होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू ए जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है अपॉन 4/3 पाई R0 A का 1/3 का क्यूब। क्योंकि यहाँ पर हम जो पीछे R की वैल्यू जो हमने निकाली है उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, दैट इज R0 A का 1/3 उसका क्यूब कर देंगे। सो हमारे पास आ जाएगा डेंसिटी इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू A ओवर 4/3 पाई R0 क्यूब A। क्योंकि 1/3 था यहाँ पर इसकी वैल्यू, सो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास A रह जाएगा। सो A से A भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद में हमारे पास डेंसिटी क्या आती है, डेंसिटी इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 ओवर 4/3 पाई। यहाँ पर अब हम R0 की वैल्यू लिख देंगे विच इज 1.2 इंटू 10⁻⁻15 का क्यूब कर देंगे। क्योंकि इसकी वैल्यू मैंने बताया 1.2 टू 1.6 फर्मी के बीच में लाई करती है। सो फर्मी को यहाँ पर हमने मीटर्स के अंदर लिख दिया, दैट इज 10⁻⁻15 होता है। सो ये हमारे पास R0 का वैल्यू आ गया। सो हमारे पास डेंसिटी जो है वो आ जाएगा 2.97 इंटू 10⁻17 किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट कि डेंसिटी जो है वो आपकी मास नंबर से इंडिपेंडेंट है, वो मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। और सेकेंड थिंग जो है वो है डेंसिटी इज ऑलमोस्ट सेम फॉर ऑल न्यूक्लियस, यानी कि डेंसिटी जो है वो लगभग सभी न्यूक्लियस के लिए सेम है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आती है न्यूक्लियर स्पिन और एंगुलर मोमेंटम की। सो ये जो न्यूक्लियर स्पिन और एंगुलर मोमेंटम है ये डिपेंड करता है स्पेक्ट्रल लाइंस के ऊपर। अब ये क्या है, जब हमारे पास कोई भी एटम, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो कुछ एमिट करता है, ठीक है। ये रेडिएशंस हैं, लाइंस हैं, ये कुछ ये एमिट्स होती हैं और इनके भी फर्दर आगे जो स्प्लिटिंग होती है, ये फर्दर आगे जब एक लाइन की आगे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं सो वो आगे फर्दर स्प्लिट होती हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। ये दिया था 1924 के अंदर, पॉलिन ने दिया था, हमें बताया था। एंड ये होता है हमारे पास की लाइंस की फर्दर आगे स्प्लिटिंग हो रही है, स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग होना, वो हमारे पास होता है हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। अब हमें पता है जो हमारी अर्थ है वो दो तरीके से मूव करती है। एक तो खुद की एक्सिस पर ही मूव करती है, तब हमारा पूरा दिन बनता है, वन डे, जब वो 24 आवर्स के अंदर अपना एक सर्कल कंप्लीट करती है खुद के अराउंड, ठीक है, अपनी एक्सिस के अराउंड, अपना खुद के अराउंड जब वो एक सर्कल कंप्लीट करती है तो वो स्पिन कर रही है 24 आवर्स के अंदर, वन स्पिन उसका एक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास दूसरा जो उसका मूवमेंट है वो है एंगुलर मूवमेंट, जो कि वो सन के आसपास अपनी एक्सिस के अंदर जो वो मूवमेंट करती है,
जो अपना एक सर्कल कंप्लीट करती है, वो है एंगुलर मूवमेंट उसका। सो हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को लिखते हैं एल वेक्टर से, प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम को लिखते हैं एस वेक्टर से। ठीक है, तो जो अर्थ का मैंने केस बताया था, जो वो खुद के अराउंड ही मूव कर रही थी, तो वो था हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम। एंड जब वो सन के अराउंड मूव करती है, तो वो है हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियन को हम नोट करते हैं जे वेक्टर से। जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, सो जे वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड होता है, सो वो इक्वल होता है अंडर रूट ऑफ जे प्लस एन ऑफ एच कट। एच कट की वैल्यू जो है वो होती है एच ओवर 2 पाई। ठीक है, ना नंबर ऑफ न्यूक्लियन को जब लेना हो कि इतने सारे न्यूक्लियंस हैं, उनका जब हमने एंगुलर मोमेंटम चेक करना हो, तो उस केस के अंदर हम जो इसका जे का जो साइन है वो आई में कन्वर्ट कर देते हैं। तब हम जब नंबर ऑफ न्यूक्लियंस की बात कर रहे हो, उनके एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हो, तब हम आई वेक्टर लेते हैं विच इज इक्वल्स टू कैपिटल एल वेक्टर प्लस कैपिटल एस वेक्टर। कैपिटल एल वेक्टर क्या होता है? कैपिटल एल वेक्टर इक्वल्स टू समिशन ऑफ एल आई, यानी छोटे छोटे जो एंगुलर मोमेंटम है, यानी कि एक एक न्यूक्लियन का जो एंगुलर मोमेंटम है, उनको जब हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास कैपिटल एल वेक्टर बन जाता है। सो विच इज यहाँ पर जो आई है, आई इक्वल्स टू 1 to n जा रहा है। सो इसका मतलब क्या है? L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Ln। एंड ऐसे ही हमने एस वेक्टर लिया है विच इज इक्वल्स टू समिशन ऑफ एस आई वेयर आई गोज टू 1 to n। एंड एस क्या है यहाँ पर? स्पिन। एक एक न्यूक्लियन का जो स्पिन है, जब हम उनको ऐड कर देते हैं, जितने हमें निकालना है, जितनों का हमें निकालना है, सो वो हमारे पास होता है कैपिटल एस वेक्टर। एंड S1 प्लस S2 प्लस Sn तक ये हम इसको ऐड कर लेते हैं, तब हमारे पास कैपिटल एस वेक्टर बन जाता है। ऐसे ही जब हम आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं, सो वो इक्वल होता है अंडर रूट ऑफ आई प्लस 1 एच कट की। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। ठीक है, अब मैंने एक ऑर्बिट लिया है, ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका रेडियस है, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इधर इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज। तो हमारे पास करंट कहाँ पे फ्लो होगा? एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास करंट फ्लो होगा। सो यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट भी आ जाएगा। ठीक है, सो म्यू इक्वल्स टू आई ए होता है, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो म्यू इक्वल्स टू आई ए होता है। आई यहाँ पर है करंट, ए मीन्स एरिया है, क्योंकि वो जितने एरिया के अंदर फ्लो कर रहा है करंट, ठीक है, वही हमने देखना है। सो हमारे पास आई जो है वो होता है चार्ज अपॉन टाइम। क्लियर? अब हम टाइम की जो वैल्यू है, टाइम क्या होता है? एरिया डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। सो ये जो है चार्ज अपॉन डिस्टेंस क्या है? ये पूरा आर्क। सो डिस्टेंस का जो हम उसका निकालेंगे, सो हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या लेंगे? इस सर्कल का सर्कमफेरेंस विच इज 2 पाई आर ओवर वेलोसिटी। ठीक है, सो हमारे पास आई क्या आ जाएगा? ई वी ओवर 2 पाई आर। और एरिया क्या है? इस सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जब हम दोनों वैल्यूज को म्यू के अंदर पुट कर देंगे, सो म्यू हो जाएगा, म्यू इक्वल्स टू आई की वैल्यू ई वी ओवर 2 पाई आर क्रॉस एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर है। सो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ई वी आर। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास आ जाएगा ई वी आर ओवर 2। एंड एल जो है वो है हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो एल हमारे पास इक्वल होगा एम वी आर के इक्वल होगा। ठीक है, सो जब हम म्यू एल, दिस इज म्यू एल, ठीक है, म्यू एल ओवर एल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। म्यू एल जो था वो हमारे पास था मैग्नेटिक मोमेंट, ओवर एल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ई वी आर ओवर 2 क्रॉस एम वी आर के। ठीक है, सो इसको जब हम जब हम इनकी कैंसिल कर देंगे, वी आर से कैंसिल हो जाएगा, सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ई ओवर 2m की। एंड ये जो होता है म्यू एल ओवर एल विच इज इक्वल्स टू गामा, जिसे हम कहते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है? ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट ओवर एल। सो हमारे पास जो म्यू एल होगा,
तो यहां से हमारे पास म्यू एल की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल्स टू ई ओवर 2m एल वेक्टर वेक्टर्स की फॉर्म में।